हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की खबरों को देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आज आपके पास है। तो बच्चे कल का सेशन आपके लिए कल रात को अपलोड नहीं हुआ है, वो सुबह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सुबह अपलोड हुआ है, रात को नहीं हो पाया था। ठीक है, तो चलिए आज की खबरों को देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका ओबिचुरी से न्यूज़ है, यानी कि शोक संदेश है। इसमें बच्चे आपका जो न्यूज़ आती है उसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी होती हैं कि जिनका देहांत हुआ है उनका नाम और उनका क्षेत्र, क्या उपलब्धियां रही उनकी, कौन से क्षेत्र में रही, इस तरीके की चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो अभी हाल ही में सीताराम येचुरी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर थोड़े से भी बच्चे पॉलिटिकली अवेयर हैं आप अपनी कंट्री में ना, तो आप लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। सीताराम येचुरी एक पार्टी है जिसे कहा जाता है CPI, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये जो आपका CPIM है, इसके बच्चे बहुत ही सीनियर लीडर थे। इनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ है। सीताराम येचुरी इनका नाम है। इनके बारे में अगर आप लोग कहेंगे देखेंगे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो बच्चे ये पार्टी है ना CPIM, इसके जो है बहुत मेन लीडर रहे हैं। ठीक है, इसके जो है बहुत बार जो है ये आपके प्रमुख भी रहे हैं। ठीक है, CPIM के सबसे मुख्य मतलब सबसे आगे जो रहते हैं इस पार्टी में वो यही चेहरे थे। ठीक है, तो 2005 से 15 तक पार्टी के महासचिव रहे और लगातार 3 बार जो है इस पद पर इन्हें रहे थे। येचुरी ने 2004 में संयुक्त प्रगतिशील संगठन, जैसे आज आप UPA कहते हैं ना, UPA क्या है बच्चे, ये UPA जो आपकी INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आज हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो BJP है और BJP की जो सहयोगी दल है, उन दोनों को मिलाकर के जब आपका गठबंधन बनता है उसे NDA कहते हैं। उसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो सहयोगी दल है उनको मिलाकर के जब गठबंधन बनता है, जो अलायंस बनता है, उसे UPA कहा जाता है। तो बच्चे जब UPA बनी थी ना, UPA में आपका जो है CPIM भी है, याद रखिएगा, UPA में आपका CPIM भी है। तो UPA को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा था वो जो है आपका इनका भी रहा था। वैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चेहरों में जो आपके सीताराम येचुरी भी थे। तो इनका थोड़ा सा याद रखिएगा, पॉलिटिक्स, राजनीति इनका क्षेत्र है और हाल ही में जो है आपका इनका निधन हुआ है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि सीताराम येचुरी का संबंध कौन सी पार्टी से, ये आपको पूछा जाएगा। तो CPIM, ठीक है, पार्टी का नाम याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI के द्वारा ड्रोन के प्रकार। अब देखिए, अभी अब हम लोग कुछ ही समय से बचे, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से जो है ड्रोन के बारे में पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि पिछले 1-2 साल में जो है हम बहुत ज़्यादा ड्रोन से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं। और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ आपका डिफेंस सेक्टर में नहीं हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल जो है आपका मेडिकल सेक्टर में हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल जो है आपका एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह जो है अलग अलग प्रकार के और अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो आपके ड्रोन बनाए जा रहे हैं। तो ड्रोन को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, ड्रोन की जो क्वालिटी है, ड्रोन जो है किस प्रकार का है, उसके टाइप को प्रमाणित करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए जो QCI है, QCI के द्वारा एक इंस्टीट्यूट को जो है हायर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ड्रोन के प्रकार प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में राष्ट्रीय परीक्षणशाला, इसका नाम है NTH, नेशनल टेस्ट हाउस। ठीक है, और ये है कहाँ पे, ये है आपका गाजियाबाद, इसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो अभी भारत में जो है आपका चाहे प्राइवेट सेक्टर का चाहे आपका सरकारी सेक्टर का कोई भी ड्रोन जब आपके निर्माण किए जाएंगे तो उनके बाद में उसे टेस्टिंग के लिए, उसे मंजूरी के लिए जो है, उसके अप्रूवल के लिए उसे कहाँ भेजा जाएगा, गाजियाबाद के NTH में भेजा जाएगा, राष्ट्रीय परीक्षणशाला में भेजा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना, राष्ट्रीय परीक्षणशाला कहाँ पे है, ये आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका NTH है बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा पहले अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में देखते हैं। यह मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए परमाणु योजना का हिस्सा है और UAS के लिए जो है आपका परमाणु योजना का उद्देश्य लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। तो बेसिकली जो आपका राष्ट्रीय परीक्षणशाला है, इसको जो मंजूरी दी गई है, इसमें बच्चे आपका कुछ जो क्राइटेरिया है वो हमारे हैं, कुछ क्राइटेरिया जो आपके इंटरनेशनली है, उनको जो है आपका इम्प्लीमेंट करके किसी भी ड्रोन को जो बनता है, जो नया मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी टाइप को जो है आपका मंजूरी देने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए जो है इस शाला, ये जो आपका राष्ट्रीय परीक्षणशाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है अनुमति दी गई है आपका किसके द्वारा, QCI के द्वारा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावा बच्चे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और एक
प्रमुख परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन संस्थान है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो काम है वो यही है। ये जो आपका NTH है, नेशनल टेस्ट हाउस है, इसका काम यही है कि बहुत सारी चीज़ों की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी टेस्टिंग करने का काम, क्वालिटी टेस्टिंग का जो काम होता है वो जो है आपका भारत सरकार के लिए करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा NTH के बारे में। और अब NTH जो बच्चे ये गाजियाबाद वाला है वो जो है आपका जो ड्रोन की क्वालिटी है उसे भी चेक करेगा। अगली जो न्यूज़ है आपकी एक रिपोर्ट से रिलेटेड है और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। ठीक है, अब दूसरा बना है तो आपको पहला पूछा जाएगा, तीसरा पूछा जाएगा। तो बच्चे अभी जो है आपका 5G हैंडसेट के लिए दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर के जो है आपका आगे निकला है, इसने भारत ने किसे पीछे छोड़ा है? अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका से आगे निकल गया है और अब केवल ये आपका चीन से पीछे है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहले पे जो है आपका चाइना है, दूसरे पे आपका इंडिया है, तीसरे पे आपका USA है। ठीक है, और इनका परसेंटेज देखिए बच्चे, इनका जो पार्टिसिपेशन है, चाइना मेंटेन्स इट्स लीडरशिप विद अ डोमिनेंट 32% मार्केट शेयर। ठीक है, तो अभी जो है आपका मार्केट है 5G स्मार्टफोन का जो मार्केट है, इस पे जो 32% के साथ में जो शेयर होल्डिंग है वो आपका चाइना के पास में है। इंडिया का परसेंटेज अगर आप लोग देखेंगे तो आपका 13% का हो गया है, हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अगर USA का परसेंटेज आप लोग देखेंगे 3rd पोजीशन पे है और 10% जो है इस मार्केट का इनके पास में है। ठीक है, तो 5G स्मार्टफोन का जो मार्केट है उसे जो है इंडिया जो है अमेरिका को पीछे छोड़ करके दूसरे नंबर पर जो है आपका पहुंच गया है। 32%, 13% और आपका 10%, ये तीनों जो है आपके टॉप की कंट्री है 5G स्मार्टफोन के मार्केट में। अब बच्चे 5G स्मार्टफोन मार्केट से रिलेटेड जो है आपका एक शब्द है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, AI से रिलेटेड है। अब ये आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, आपने जो है ये एप्पल का नाम सुना होगा। तो अभी हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन सभी कंपनियों ने क्या किया है, एक कंपनी है OpenAI, उसका नाम तो पिछले 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं, जिसने कि ChatGPT बनाया था। OpenAI के शेयर जो है ये लोग खरीद रहे हैं, है ना। आपको पता है कि बच्चे जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा जो है आपका AI बेस्ड है ना। AI पे ही आधारित जो है सारी की सारी चीज़ें बन रही हैं, उसी पे जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन बन रहे हैं, उसी पे आधारित जो है आपके पोर्टल बनाए जा रहे हैं, उसी पे आधारित जो है अब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा रहे हैं, है ना। तो AI का ही फ्यूचर है। तो ये कंपनियां जो है इन्होंने जो है OpenAI में बहुत सारे शेयर जो है वो खरीदे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है इन कंपनियों ने। उसके बाद में एक शब्द जो है आपका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आया है और इस शब्द है आपका AI टोकन। ये AI टोकन क्या है? बेसिकली AI टोकन क्या है बच्चे? टोकन हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं करेंसी के लिए, पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही आपका ये भी है। तो AI टोकन क्या है? बेसिकली AI टोकन एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? डिजिटल करेंसी। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जैसे हमें तो पैसे जब मिलते हैं तो हम क्या तो पैसे को नोट से जानते हैं, ये तो पैसे को जो है अब हम सिक्के से जानते हैं, है ना। और अब जो कुछ सालों से जो है हम लोग पैसे को अपने मोबाइल में जो हमारा जो डिजिटल वॉलेट है ना, जो है आपका फ़ोन पे है, पेटीएम है, जो भी चीज़ें हैं उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसे जो हम करेंसी कहते हैं, है ना। तो करेंसी बचे आपकी जो है डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। वो आपका जो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो उसका नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो डिजिटल करेंसी होती है उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो ये जो आपका AI है ना बच्चे, ये AI टोकन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है, ठीक है, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले जो डिजिटल करेंसी है ना, उसे जो है आपका क्या कहा जाता है? उसे AI टोकन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो OpenAI के जो शेयरिंग है वो खरीद ली है, या फिर वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो बच्चे उस परिवेश में जो AI का पूरा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जब उन्होंने शेयर होल्डिंग ली होगी या फिर वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो AI टोकन के माध्यम से किया गया है, मतलब एक डिजिटल करेंसी के माध्यम से किया गया है, ठीक है। जिसके बाद जो है आपका AI टोकन क्या था, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था। तो पेमेंट मेथड में अगर आप लोग देखेंगे तो AI टोकन का इस्तेमाल AI पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर मुद्रा के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि उपयोगकर्ता सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं और विशिष्ट AI टूल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको भी कोई AI टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, बहुत सारे काम बच्चे हम AI से करवा रहे हैं अभी आजकल, है ना। क्रिएटिव काम कर रहा है वो आपका टेक्निकल काम कर रहा है, लॉजिकल काम कर रहा है, ठीक है। किसी भी टूल से अगर आपको कोई विशेष टूल है AI से करवाना है तो उसके लिए जो है आपको AI टोकन खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि अभी हम उस यूनिवर्स के लोग नहीं हैं, है ना। वो किसके लिए है? जो अभी AI फील्ड में जो आपके बहुत ज़्यादा प्रो जो लोग हैं ना, अभी जो है AI का जो पूरा का पूरा मार्केट है या फिर ये जो अभी टेक्नोलॉजी है ये लोगों तक, आम लोगों तक नहीं पहुँची है,
ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये जो अभी जो आपकी जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, ठीक है, इस कंपनियों से रिलेटेड जो है आपका ये है। तो AI टोकन बस इतना याद रखिएगा कि जो AI की दुनिया है, AI का जो पूरा यूनिवर्स है, वहाँ पे अगर किसी चीज़ को बेचना है, खरीदना है, तो उसके लिए जो है जो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है आपका AI टोकन, ठीक है। याद रखिएगा AI टोकन क्या है, एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है, ठीक है। अब कुछ जो है बच्चे आपकी AI टोकन्स है, जैसे कि आप डिजिटल करेंसी में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा आई थी तो उसमें आपका क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी प्रकार की आपकी क्रिप्टो करेंसी उसमें थी, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अभी जो AI टोकन्स बच्चे मार्केट में चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं, उसमें आपका INJ है, इंजेक्टिव है, ठीक है, रेंडर है, आपका थेटा है, रोज है और आपका एजिक्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नाम है ये आपका AI टोकन्स है, ठीक है। अब आपका कंप्यूटर का प्रश्न बनेगा यहाँ से, बताइए रेंडर क्या है, ठीक है, बताइए कि आपका रोज क्या है, ठीक है, रोज ओसिस नेटवर्क, ठीक है, आपका सिंगुलरिटी नेट है, एजिक्स है, ठीक है, थेटा टोकन है, थेटा इसे कहते हैं, रेंडर को रेंडर कहते हैं, इंजेक्टिव को जो है आपका इंज कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, ये आपके टोकन्स है, AI टोकन्स है, और इससे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है वहाँ पे चीज़ों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपका ये किया जा रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा शब्द को भी याद रखिएगा, इसे आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसे बच्चे अभी तो AI जो है हमारे पूरे अभी हम लोग सिर्फ एक कस्टमर के तौर पे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इनिशियल जो है आपका फेज़ है जिसमें कि हम AI को देख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अभी उसका इस्तेमाल करना सीख ही रहे हैं हम, है ना। धीरे धीरे जब ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में बढ़ जाएंगी तब जो है आपका ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। AI यूनिवर्स क्या है, AI टोकन्स क्या होता है, ओपन AI ने क्या काम किया है, ChatGPT कैसे काम करता है, सारी की सारी चीज़ें जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है। एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने कि PCAF को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब ये आपका PCAF क्या है, PCAF का फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल इसका पूरा नाम है। और बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले PCAF के लिए याद रखना कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला वो मेजर बैंक बन गया है जिसने कि PCAF को ज्वाइन कर लिया है। अब PCAF के बारे में हम लोग जानते हैं, PCAF क्या है, एक वित्तीय संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है, ठीक है। वित्तीय संस्था का मतलब क्या है कि जो आपके फाइनेंशियल कंपनीज हैं, या फिर वो आपका बैंक हो सकता है, या फिर आपके जो है आपके कोई कोई आपकी रेटिंग एजेंसी हो सकती है, इस तरीके की मतलब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी ने क्या किया हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, एक समझौता किया हुआ है, ठीक है। और इस समझौते में क्या है, ऋणों और निवेशों से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आकलन करने के लिए, खुलासा करने के लिए, एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए और उसे लागू करने के लिए जो है आपका ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपके बैंक है या फिर जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उन सभी ने आपका समझौता क्यों किया हुआ है, ताकि ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है, ठीक है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, उसमें जो है आपका क्या क्या चीज़ें की जा सकती है हमारी तरफ से, इन चीज़ों के लिए बच्चे आपका ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये समझौता जो आपका बना है, ये पूरी तरीके से जो है उस इन्वेंशन के लिए, उस रिसर्च के लिए आपका डेडिकेटेड है, ठीक है। तो PCAF का नाम याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, ठीक है। कार्बन अकाउंटिंग देख रहे हैं ना, तो कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो आपका CO2 का एमिशन है उसमें आपका कैसे कमी लाई जा सकती है, क्या क्या कदम उसमें उठाए जा सकते हैं, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, जो बैंक है, वो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो उसके लिए जो है इन्होंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एक जो है इनका समझौता बना हुआ है, और इस समझौते को ज्वाइन करने वाला भारत की तरफ से जो पहला बैंक बना है वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना बस इतना सा है आपका। अगली न्यूज़ आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारत के प्राचीन खेल योगासन को क्या किया गया है, योगासन को जापान के एची और नागोया में आयोजित होने वाले 2026 के एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। पहले इतना याद रखिएगा कि जो अगले साल एशियन गेम्स होने वाले हैं 2026 के, इस बार कहाँ पे हुए थे, चाइना में हुए थे ना। तो 2026 की जो आपके एशियन गेम होने वाले हैं ये हो रहे हैं आपके जापान में, इतना याद रखेंगे, जापान में हो रहे हैं। अब जापान में बच्चे जब आपके ये प्रदर्शन कार्यक्रम जो डेमोन्स्ट्रेशन
डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट होते हैं उनमें जो है आपका पहली बार भारत के योगा को शामिल किया गया, कि इवेंट के रूप में नहीं किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि एक इवेंट के रूप में नहीं है, योगा का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना है वहाँ पे। ठीक है, योगा को जो है आपका एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट जो है वहाँ पे आपका शामिल किया गया है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स या फिर एक इवेंट के रूप में नहीं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में से यहाँ पे शामिल किया गया है। और अगर हम अगले 2026 के एशियन गेम्स की बात करें तो ये आपके कौन से नंबर के होंगे? 20वें नंबर के होंगे। ठीक है, और ये आपके कहाँ पे होंगे? ये आपके होंगे कहाँ पे? जापान में होंगे। याद रखना, जापान में कौन सी जो जगह बचे? ये आपका आइची और नागोया, इन जगह जो है आपका जापान में 2026 के एशियन गेम्स होंगे। इस बार के जो एशियन गेम्स हुए थे वो आपके चाइना में हुए थे, चाइना के हांगझाओ में हुए थे। और अगले वाले आपके कहाँ पे होने वाले हैं? जापान के एची में और नागोया में होने वाले हैं। अगली पहली शॉर्ट न्यूज़ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां 79th सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था, जिसमें कि फिलिस्तीन को हालांकि संयुक्त राष्ट्र पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ में एक सीट आवंटित की गई थी, जिसके कारण जो आपका फिलिस्तीन है ये आपका चर्चाओं में है। फिलिस्तीन तो वैसे भी चर्चाओं में है इजराइल के साथ में युद्ध के कारण। ठीक है, लेकिन बच्चे जो यूनाइटेड नेशन की जो आपकी जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन के जो है अपने कुछ मेंबर हैं, है ना, 190 समथिंग जो है आपके यहाँ पे मेंबर हैं। तो यूनाइटेड नेशन में जो आपकी जनरल असेंबली के जो मेंबर हैं उनके लिए यहाँ पे आपकी एक सीट दी गई है। पैलेस्टीन या फिलिस्तीन या फिर पैलेस्टाइन, ये जो आपका कंट्री है, इसका ये जो है आपका यहाँ पे मेंबर नहीं था, इसके यहाँ पे कोई सीट नहीं थी। लेकिन अभी जो आपका 79th सेशन हुआ है महासभा का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यहाँ पे फिलिस्तीन को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उनको अपना प्रतिनिधि करने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना कि सदस्य देशों के साथ में एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच में फिलिस्तीन राज्य नामक टेबल पर अपनी जगह ली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे याद रखिएगा कि इस तरीके से जो है अपना फिलिस्तीन के जो लोग हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। ठीक है, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, जिसे हम महासभा कहते हैं, उसकी सालाना बैठक में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है? चूंकि ये बैठक चर्चाओं में रही, इसलिए पूछा जाएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2024 का जो सत्र हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क में हुआ है। और क्यों ये आपका चर्चाओं में रहा? क्योंकि फिलिस्तीन को जो है आपका यहाँ पे एक सीट दी गई, जबकि वो महासभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, याद रखना। अगली न्यूज़ है आपकी, आरबीएल बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के ग्राहक ईंधन खरीद पर 8.5% की बचत करेंगे। एक बैंक के बच्चे जिसका नाम है आरबीएल बैंक। ठीक है, अब जो बैंक होते हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये बहुत सारी स्कीमें निकालते हैं, अतरंगी स्कीमें निकालते हैं, है ना। तो आरबीएल जो बैंक है, इन्होंने बच्चे एक स्कीम निकाली, इन्होंने क्या, बहुत सारी जो प्राइवेट बैंक है, जो बड़े बड़े बैंक है, वो इस तरीके की स्कीम देते हैं बच्चे। ठीक है, तो जब फ्यूल खरीदते हैं ना, फ्यूल इन द सेंस कि कार्बन जो आपका पेट्रोल हो गया, जो आपका डीजल है, जब आप इसे खरीदते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप में खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? कुछ क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, फ्यूल की परचेजिंग पे क्या मिलते हैं? कुछ क्रेडिट जो है आपके मिलते हैं, फ्यूल क्रेडिट जिसे कहा जाता है। तो अभी जो है जो आरबीएल बैंक है वो भारत में सबसे ज़्यादा फ्यूल क्रेडिट देने वाला बैंक बन गया है। तो जो अभी आरबीएल के जो कस्टमर हैं, कौन से वाले कस्टमर? जो कि एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो इसके कस्टमर हैं, उनको फ्यूल पे कितना मिल रहा है बच्चे? 8.5% की सेविंग का मौका मिल रहा है, जो कि भारत में किसी भी बैंक, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, चाहे वो आपका सरकारी सेक्टर का बैंक है, किसी भी बैंक के द्वारा जो फ्यूल क्रेडिट दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा है, 8.5% की बचत का मौका दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका जो आरबीएल बैंक है, इसका जो पुराना नाम इसको जो आपको जाना जाता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, पूरा नाम है इसका वो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली 1943 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, तो आरबीएल बैंक का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने एक स्कीम के कारण कहिए, अपने एक प्रोडक्ट के कारण जो है आपका चर्चाओं में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और प्राइवेट सेक्टर का आपका बैंक है। कई बार इतना सा क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीएल बैंक है ये भारत में कौन से क्षेत्र का बैंक है? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का है या फिर पब्लिक सेक्टर का है? तो याद रखना कि प्राइवेट सेक्टर का आपका बैंक है आरबीएल बैंक। ठीक है, ये दो न्यूज़ आपकी हो गई।
अगली जो न्यूज़ है वो है देश में 7 हवाई अड्डों का संचालन करने वाली जो अडानी समूह की कंपनी है, नाम क्या कंपनी का, अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड। ये जो आपकी कंपनी है इसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका नाम है AVO डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, नया पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे जो यात्रीगण होंगे उनके लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे यात्रियों की आवाजाही के लिए, सामान की आवाजाही के लिए, गेट पर प्रतीक्षा समय और बेल्ट पर बैग के बारे में जितनी भी आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगा वो वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं, जो आपकी यात्रीगण हैं, हवाई सर्विस, जो एयर सर्विस के जो फ़ायदा लेने वाले जो आपके लोग हैं, उनके लिए आपका क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। और ये बच्चा आपका AVO डिजिटल प्लेटफॉर्म नाम है इसका, अडानी ग्रुप के द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और आपको पता है कि जो अडानी ग्रुप है ना, अभी आप बच्चे हर सेक्टर में दिख रहे हैं अडानी को, है ना, हर सेक्टर में लगभग, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो आपकी कन्वेंशनल पहले से चलती हुई जो आपकी न्यूक्लियर पावर है ना, हर क्षेत्र में, अभी तो एनर्जी सेक्टर में है, अभी जो है आपका लगभग हर सेक्टर में जो आपका अडानी पहुंच चुका है। और यहाँ पे देखिए आपका हमारे देश में 7 ऐसे एयरपोर्ट हैं, आपको पता है हमारे देश में 7 हवाई अड्डों का संचालन जो कंपनी करती है उसका नाम है अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, और ये 7 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे, थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका छत्रपति शिवाजी, छोटे मोटे एयरपोर्ट नहीं है, सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई वाला, ठीक है, इसे कंट्रोल करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात वाला। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। मंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोकप्रिया गोपीनाथ बरदुलई इंटरनेशनल जो कि आपका गुवाहाटी में है, असम में, ठीक है, वो हो गया आपका। तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, ये हो गया आपका। तो ये हमारे देश के 7 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन्हें कि कंट्रोल किया जा रहा है अभी, जिसे कहा कि नियंत्रण है अडानी के पास में, है ना, अडानी मतलब अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के पास में। और इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, AVO डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यात्रियों की सहूलियत के लिए। अगली न्यूज़ आई है आपकी विदेश से, या ये नासा से। USA का जो स्पेस एजेंसी है उसे हम लोग कहते हैं नासा, है ना, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो नासा ने बच्चे क्या किया है, नासा जो है अब जाने वाला है यूरोपा पे। यूरोपा क्लीपर जो है आपका $5 खत्म करके क्या करने वाला है, इसे भेजने वाला है, अक्टूबर महीने में भेजेगा। तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यूरोपा है क्या, ठीक है, किधर जाने वाला है इनका ये वाला जो आपका सैटेलाइट है। $5 बिलियन का यूरोपा क्लीपर भेजेगा। $5 बिलियन का यह मिशन बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का अन्वेषण करेगा। यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा, ठीक है, और इसकी सतह पे जो है आपकी बर्फ है बच्चे। ठीक है, तो कहीं पे अगर पानी मिलता है, बर्फ मिलता है ना, जो एलिमेंट हमारी पृथ्वी पे है, अगर वो एलिमेंट हमारी कहीं अंतरिक्ष में किसी बाहरी दुनिया में कहीं मिलता है, तो आप लोगों ने देखा होगा हम उसके कैसे पीछे पड़ते हैं ना। तो बच्चे अभी जो है आपका यूरोपा बृहस्पति का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वहाँ पे भेजने के लिए जो है आपका नासा अपने एक सैटेलाइट को तैयार कर रहा है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका यूरोपा क्लीपर। ठीक है, तो एक स्टैटिक का प्रश्न आपके सामने बनेगा कि यूरोपा निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का उपग्रह है। तो याद रखना ये किसका है बच्चे, ये बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का एक उपग्रह है, यूरोपा नाम है। और यूरोपा की जो सतह है वो आपके बर्फ से ढकी हुई है, तो ऊपर बर्फ हो, नीचे हो सकता है पानी मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इस तरीके की आस में जो नासा है वो इसे भेजेगी। अभी अक्टूबर के महीने में आपका ये लॉन्च हो जाएगा। लगभग इसे बनाने में कितना रुपये खर्च हुआ है, $5 बिलियन रुपये जो है इसे बनाने में खर्च किया गया है। और ये पूरी की पूरी तो अभी जो बच्चे अभी ये सफल होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये जो है इन्होंने बनाया है और इसे जो है आपका रिसर्च करने के लिए इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, यूरोपा किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, कहाँ भेजने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगली जो आपकी न्यूज़ है, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना आप लोग ने देखी होगी, आप लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे। हर साल जो है 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। इस योजना में एक नया पॉइंट ऐड कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो ये किया है कि जो सीनियर सिटीजन है ना, उनके लिए अब स्पेशल कार्ड बनेगा। ठीक है, इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा और उन्हें भी इस स्कीम में क्या किया जाएगा, अलग से जो है आपका इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक क्या होता है बच्चे कि ये जो आपकी स्कीम है ये पर फैमिली को दिया जाता है। फैमिली में बूढ़े हैं, जवान हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपका एक परिवार को दिया जाता है, उसे जो है 1 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, जो आपके घर में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो है आपका सीनियर सिटीजन वाला कार्ड बनेगा और उनके लिए जो है आपका स्पेशली, मतलब कि पूरा फैमिली को अभी तक 5 लाख का मिलता था, अब जो है आपका जो आपके घर में एक सीनियर सिटीजन है उसका अपने नाम पे जो है आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा और उसके लिए अलग से जो है 5 लाख रुपए का बीमा जो है सरकार देगी। ठीक है, ये याद रखना, ये इन्होंने कदम उठाया है। इस स्कीम के बारे में बच्चे आपका
दुनिया की, आपको पता है ये जो स्कीम है, दुनिया में जितनी भी बचे सेक्टर में जो स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम चलती है ना, उसमें सबसे बड़ी स्कीम है ये। इतना बड़ा जो इंश्योरेंस का अमाउंट है 5 लाख, उसे उसके कारण जो है आपकी सबसे बड़ी स्कीम बनती है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? 2021 में आपका लॉन्च हुई थी। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, भारत सरकार इसका पूरा का पूरा खर्चा उठाती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये आपका होता है। उसमें आप, उसके अलावा क्या है, नो लिमिट ऑन फैमिली साइज कवर्ड और एज ऑफ मेंबर्स। ठीक है, वो सब चीज़ें देखिए आपको पता है ना, घर में अगर 10 होंगे तब भी मिलेगा, 5 होंगे, 2 होंगे तब भी मिलेगा, है ना। इट कवर्स ठीक है, तो ये बेसिकली नो लिमिट ऑन फैमिली साइज। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 लोग भी हैं तभी भी दिया जाएगा, 10 लोग हैं तभी भी आपका दिया जाएगा ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं है। बाकी जो आपका अमाउंट है वो याद रखिएगा, 5 लाख रुपए जो है आपका 1 साल का बीमा दिया जाता है। अभी सीनियर सिटीजन के लिए आपका अलग से बनेगा कार्ड, और उनका जो है अपना 5 लाख अलग से होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस योजना में एक नया पॉइंट ऐड कर दिया है। 2021 की स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इतना याद रखिएगा। अगला बच्चे आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है मिस्टर सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने क्या कहा है कि नासिक में आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तो बेसिकली इतना याद रखिएगा कि हमारे देश में एक ऐसा आदिवासी यूनिवर्सिटी बनने वाला है, विश्वविद्यालय बनने वाला है, जहाँ पर कि जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं के लिए जो है आपकी 80% सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। ठीक है, और कहाँ पे बनने वाला है ये बनेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नासिक में बन रहा है। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इनका नाम याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है। और जो बच्चे यहाँ पे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है बेसिक सी आपको याद रखनी है। तो छोटी न्यूज़ें आज आपकी ज़्यादा थी, एक एक लाइन में चीज़ों को याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी कल आपका सैटरडे रिवीजन होगा, पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हैं उन्हें हम लोग कल रिवाइज करेंगे। कल के सेशन के लिए तैयार रहिए। और अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको नीड होती है इधर उधर ढूंढने से, अच्छा है, बेहतर है कि आप पहले मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है उसके भीतर जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चे। ठीक है, और सब कुछ जो है बहुत मेहनत से बनाया गया है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो एक बार जाइए जरूर वहाँ पे और विजिट करिएगा मोबाइल एप्लीकेशन को, देखिए चीज़ों को, समझिए। ठीक है, डेमो दिए हुए हैं अलग अलग वीडियोज़ के, अलग अलग कोर्सेज़ के, और वहाँ पे बहुत सारे जो है आपका स्टडी मटेरियल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अपनी तैयारियों को, मेहनत को जो है लगातार जारी रखिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं वीकली रिवीजन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।